मुख्यमंत्री केसीआर ने ईएसी द्वारा पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट योजना को पर्यावरण मंजूरी देने के लिए हरी झंडी देने पर खुशी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की। पर्यावरणीय मंजूरी भी ऐसे समय में दी गई है जब योजना का पहला चरण अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। सीएम केसीआर ने खुशी जताई। संयुक्त महबूबनगर जिले के साथ रंगारेड्डी जिले में 12.5 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के दूसरे चरण के काम को भी सुचारू रूप से आगे बढ़ने का मौका दिया गया। सीएम ने कहा, कई मुकदमों का सामना करने और कई बाधाओं को पार करने के बाद लड़कर हमें अनुमति मिली और यह तेलंगाना की एक और अद्भुत और ऐतिहासिक सफलता है। परियोजनाओं के निर्माण के अलावा तेलंगाना सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है, अनुमति प्राप्त करने में वह अतुलनीय है। यह तेलंगाना सरकार के संकल्प का एक और प्रमाण है। मंत्री केटीआर ने हैदराबाद मेट्रो रेल मास्टर प्लान पर समीक्षा बैठक की। मेट्रो रेल भवन में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में सरकार के मुख्य सचिव समेत कई विभागाध्यक्ष शामिल हुए। मंत्री केटीआर ने कहा, हैदराबाद के भविष्य के लिए बड़े पैमाने पर मेट्रो विस्तार आवश्यक है। शहर में भीड़ भाड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। वैश्विक शहर बनने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। बाद में एआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंत्री केटीआर से मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री ने केटीआर से ओल्ड सिटी मेट्रो कॉरिडोर को काम में तेजी लाने के लिए अपील की है। ओल्ड सिटी के मेट्रो कॉरिडोर के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस मौके पर मंत्री ने केटीआर मेट्रो के अधिकारियों को सलाह दी है। मंत्री हरीश राव ने विधायक गुड्डेम महिपाल रेड्डी से मुलाकात की। महिपाल रेड्डी के सबसे बड़े बेटे गुड्डेम विष्णुवर्धन रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है। पटान चेरवू के विधायक गुड्डेम महिपाल रेड्डी से राज्य के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने पटान चेरवू में विधायक महिपाल रेड्डी के आवास पर मुलाकात की। मंत्री हरीश राव ने उनके परिवार के सभी सदस्यों को हिम्मत दी है। उन्होंने कहा, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे कठिन समय में उन्हें हिम्मत दे। मंत्री हरीश राव के साथ बीआरएस नेता और स्थानीय नेताओं ने महिपाल रेड्डी के परिजनों से मुलाकात की। विधायक केपी विवेकानंद ने बाचुपल्ली कौशल्य कॉलोनी में नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। एसएनडीपी ने संबंधित अधिकारियों को नहर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद 19वीं डिवीजन में स्थानीय लोगों के नेतृत्व में रायसीनिया इंटेली पार्क क्लब हाउस में बैठक की। इस बैठक में स्थानीय कॉरपोरेटर कासानी सुधाकर मुदिराज और स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। सिकंदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस में मुख्य अतिथि राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन उपस्थित थी। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने आदिवासियों विशेषकर महिलाओं के विकास के प्रति चिंता की प्रतिबद्धता दोहराई है। सिकंदराबाद के हरिहर कला भवन में आयोजित बैठक में राज्यपाल ने आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर चिंता व्यक्त की है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पहले हिस्से के रूप में राज्यपाल ने सुदूर भद्राद्री कोत्तागुडेम, नागर कर्नूल और आदिलाबाद जिलों में 6 आदिवासी गांवों को दत्तक लिया है। उन्होंने आदिवासियों के विकास के लिए निरंतर सहयोग देने का वादा किया है। आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से आदिवासियों के भूमि अधिकारों पर हस्तक्षेप करने और अपने जिलों के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में नए नवोदय, एकलव्य और केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की अपील की है। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का जवाब विपक्ष के चेहरे पर तमाचा जैसा है। उन्होंने प्रधानमंत्री का जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होने पर विपक्ष की आलोचना की है। उन्होंने कहा, वे विपक्ष का संख्या बल दिखाने की स्थिति में नहीं है। विपक्षी दलों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया, बीजेपी वर्ष 2024 का चुनाव भी जीतेगी। कैसीनो किंग चिकोटी प्रवीण और अंबरपेट शंकर ने भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष किशन रेड्डी से मुलाकात की। हाल ही में चिकोटी दिल्ली में लगातार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही है, कैसीनो किंग चिकोटी प्रवीण आगामी चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में किशन रेड्डी से मुलाकात अहम हो गई। इससे पहले उन्होंने करीमनगर के सांसद बंडी संजय, रामचंद्र राव, डीके अरुणा और अन्य से भी मुलाकात की। चिकोटी हिंदू धर्म रक्षण गौ रक्षक के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एमएलसी कल्वकुंटला कविता, विधायक बिगाला गणेश, आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन और पूर्व एमएलसी गंगाधर गौड़ ने बीआरएस एलपी कार्यालय में मुलाकात की। एमएलसी कविता ने कहा, तेलंगाना में सभी क्षेत्रों में नए उत्साह के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं। कविता इस बात से नाराज है
सांसद धर्मपुरी अरविंद निजामाबाद के आईटी हब के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। आरटीसी के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा, हर कोई जानता है 10 साल पहले निजामाबाद जिला कैसा था, अब कैसा है। विधायक के रूप में वे हमेशा जनता के बीच रहते हैं। उन्होंने कहा, निजामाबाद के आईटी हब बनने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर काफ़ी बढ़ जाएंगे। उन्होंने आलोचना की, अरविंद के सांसद बनने के बाद उनके अधिकार क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य नहीं करने के चलते निजामाबाद 20 साल पीछे चला गया है। वर्षों से लोग कहते थे हमारा हैदराबाद विश्व के शहरों को टक्कर देने वाले शहरों में से एक है, लेकिन अब सीन बदल गया है। हैदराबाद हर क्षेत्र में सर्वसामान्य शहर बनेगा। हैदराबाद अब हर किसी की पसंदीदा जगह है। कैफे नहीं, आईटी कंपनियों के लिए एक ड्रेस कोड बनता जा रहा है। यह अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रहा है। हैदराबाद विश्व मानचित्र पर विशेष पहचान हासिल की है, मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि फार्मा, आतिथ्य, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों में भी। इस महान शहर के अलावा एक और महानगर आकार लेने जा रहा है। हरे भरे पेड़ों पर और चौड़ी सड़कों से यह पूरी तरह हरा भरा होगा। सेक्टर इस दिशा में तैयारी कर रहा है। ग्रेटर हैदराबाद के अलावा एक और बड़ा शहर बनने जा रहा है, जिसे देश की दूसरी राजधानी के स्तर पर अपग्रेड किया गया है। हमारा शुभ शहर जो आईटी, औद्योगिक, विनिर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय निवेश गंतव्य बन गया है और सबसे अच्छे रहने वाले शहरों में से एक है। अगले 5 वर्षों में 2 गुना विस्तार करेगा। 84 गाँवों के आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधक बनने 111 जियो को पूरी तरह से खत्म कर चुकी सरकार करीब 1,32,000 एकड़ क्षेत्र में ग्रीन सिटी बनाने की बड़ी योजना तैयार कर रही है। हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण नगर निगम और शहरी विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। यदि यह योजना क्रियान्वित होती है तो वित्तीय जिला पूरी तरह से शहर के मध्य में होगा। आधिकारिक गणना के अनुसार वर्तमान हैदराबाद शहर का कुल क्षेत्रफल 650 वर्ग किलोमीटर है। पूरक के रूप में बन रही ड्रीम सिटी का क्षेत्रफल 538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाना है। ऊपरी स्तर के लोग हमेशा भीड़भाड़ वाले महानगर को छोड़कर शांतिपूर्ण माहौल में रहना चाहते हैं। सभी रियल एस्टेट कंपनियों ने अपना ध्यान खरीदकर की पसंद पर केंद्रित कर दिया है। शीर्ष 20 रियल एस्टेट निर्माण कंपनियां, जिन्होंने पिछले साल 111 जियो रद्दकरण की घोषणा के मद्देनज़र पहले ही हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीद ली है, अब निर्माण गतिविधियों के लिए तैयार कर रही है। इन घटनाक्रमों से स्थानीय गांवों के लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनका 2.5 दशक का सपना केसीआर के साथ साकार होने जा रहा है। इससे पहले सीएम केसीआर ने विधानसभा मंच पर इस मुद्दे पर फैसले की घोषणा की। हाल ही में कैबिनेट ने 111 जियो को रद्द करने की मंजूरी दे दी है, इसलिए 84 गांव में जश्न मनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो जियो 111 को हटाए जाने से उनका क्षेत्र विकास की राह में आगे बढ़ेगा। पर्यावरणविद और जन संगठन समेत कई दल जियो 111 को हटाए जाने की निंदा कर रहे हैं। आलोचना जोर पकड़ रही है कि ये फैसला सिर्फ रियल व्यापार के लिए किया गया है। इसके बावजूद चर्चा है हैदराबाद शहर के समानांतर एक और शहर बसने जा रहा है। हैदराबाद शहर के समानांतर एक और शहर बसने जा रहा है। कहा जा रहा है शहर के कई हिस्सों में मकान की कीमतें घटने की संभावना है। शहर में अपार्टमेंट की कीमतें भी कम हो जाएंगी। इसके फलस्वरूप 84 गांवों को महादर्शा मिलने की बात कही जा रही है। विधायक बिगाला गणेश ने कहा, सांसद धर्मपुरी अरविंद सिर्फ पैसा बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए उनके विकास कार्य को बर्बाद करने का मंसूबा रखते हैं। अरविंद की इस बात से नाराज है, वो ऊंची राजनीति कर रहे हैं। विधायक गणेश ने कहा, बीजेपी कभी भी उनकी प्रतिस्पर्धी नहीं होगी और बीजेपी के पास तेलंगाना में केवल अस्थायी वोटिंग ही है। जीएचएमसी फ्लोर लीडर दरपल्ली राजशेखर ने कहा, वे ट्विटर पर मंत्री केटीआर के शब्दों को निंदा कर रहे हैं। अगर केसीआर और केटीआर राज्य के लिए कोरोना बन जाते हैं तो रेवंत एक वैक्सीन की तरह है। उन्होंने कहा, केटीआर राजनीति में उनसे जूनियर है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, अगर सोनिया गांधी ने तेलंगाना राज्य को स्वीकृति नहीं दी होती तो वे दरगाह के पास भीख मांगते दिखाई देते थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए की लूट सौखोट की गई।
जियो 111 क्या है, इसके पीछे की वास्तविक पृष्ठभूमि, जियो को क्यों हटाना चाहती थी सरकार, यदि आप ऐसी चीजों को देखें। निजाम शासन के दौरान जुड़वा जलाशयों उस्मान सागर और हिमायत सागर का निर्माण किया गया है। हैदराबाद के लोगों के लिए पीने का पानी यहीं से आता है। उनके बिना हैदराबाद शहर के लिए यह मुश्किल होता है। ऐसे महत्वपूर्ण जलाशयों को सुरक्षित रखने के इरादे से तत्कालीन सरकार वर्ष 1996 में जियो 111 लाई। इसका मुख्य उद्देश्य जलाशयों में जल प्रदूषण को रोकना है। दरअसल वर्ष 1994 में जियो 192 लाया गया है। जब गंडीपेट तालाब के पास रासायनिक उद्योग स्थापित किए गए तो उन्होंने जीवन लाया। हालांकि वर्ष 1996 में इसे फिर से संशोधित किया गया और इसे जियो 111 में बदल दिया गया। जियो में बहुत सारे नियम लागू कर दिए गए। वायु के हिसाब से देखें तो उस्मान सागर और हिमायत सागर के आसपास 10 किलोमीटर के अंदर बायो कंजर्वेशन जोन होगा। उन तालाबों के भीतर लेआउट में 60% खाली जगह छोड़ी जानी चाहिए। गांव किनारे के अलावा बाकी जगहों पर सिर्फ 10% ज़मीन पर ही निर्माण होना चाहिए। आसपास कीटनाशकों के प्रयोग पर नज़र रखनी चाहिए। रंगारेड्डी जिले के 7 मंडलों के 84 गांव इसके दायरे में आते हैं। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 538 वर्ग किलोमीटर है। इन 84 गांवों का क्षेत्रफल 1,32,000 एकड़ ज़मीन है। यह ज़मीन हैदराबाद के पास है। रियल एस्टेट समेत कई गतिविधियां ठप हो गई है क्योंकि इन्हें केवल कृषि गतिविधियों के लिए आवंटित करने का आदेश दिया गया है। इसके अंतर्गत शमशाबाद मंडल के 47 गांव और मोइनाबाद मंडल के 20 गांव आते हैं। चेवेल्ला के अंतर्गत 6 गांव, राजेंद्र नगर और शंकरपल्ली मंडल के 3 गांव, शाबद मंडल के 2 गांव और कोत्तूर मंडल का 1 गांव भी जियो के अंतर्गत आएगा। जियो के हटने से यहाँ ज़मीन की कीमतें काफ़ी बढ़ जाएंगी। इससे पहले भले ही हैदराबाद के उपनगरों में ज़मीन की कीमतें बढ़ गई थी, जियो 111 प्रभावी होने के बावजूद इन गांवों में ज़मीन की कीमतें नहीं बढ़ी। उन्हें ज़मीन खरीदने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। स्थानीय लोगों ने भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। एक एंटी जियो कॉम्बैट कमेटी भी बनाई गई। ऐसी भी राय है कि चूंकि ये ज़मीनें महानगर के करीब है, इसलिए जनजीवन को उखाड़कर एक और हैदराबाद बनाया जा सकता है। लेकिन आरोप ये भी है, लाख नियमों कायदों के बावजूद लुटेरे नहीं रुके। बड़े लड़कों ने यहाँ ज़मीनें खरीदी, फार्म हाउस और विला बनाए और पार्टियों के प्रचार में इसकी गारंटी ज़रूरी होती थी। वे कहते थे सत्ता आएगी तो जियो को हटा देंगे, मानो एक सिक्के 2 पहलू होते हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने भी देखा इस जियो को कब हटाया जाएगा। दूसरी ओर कुछ पर्यावरणवादियों ने जियो को न उठाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाए। सरकार जीवन के मसले को पूरी तरह सुलझाना चाहती थी। उसी के एक भाग के रूप में वर्ष 2016 में एक समिति का गठन भी किया गया। ट्रिपल वन जियो निरर्थक है, सरकार का तर्क है। कहा जाता है इस जैव क्षेत्र की 32,600,000 एकड़ भूमि पूर्व में जुड़वा जलाशयों के संरक्षण के लिए दी गई है। लेकिन सरकार का कहना है अब हैदराबाद शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गोदावरी और कृष्णा नदियों से पानी आ रहा है। कहा जाता है शहर में 100 साल तक पीने के पानी की कमी नहीं होगी। 111 जियो को समझ नहीं आता तर्क है। बेशकीमती ज़मीनें खाली पड़ी है। उसी के एक हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार ने जियो 111 पर निर्णय लिया है। तेलंगाना बीसी शक्ति संगम के प्रदेश अध्यक्ष पिटला नागेश मुद्दीराज ने कहा बीसी ऋण तुरंत लाभार्थी के खाते में जमा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा तेलंगाना की 60% आबादी पिछड़े वर्ग की है, लेकिन तेलंगाना विधानसभा में पर्याप्त बीसी नेता नहीं है। रूबरू के दौरान पिटला नागेश मुद्दीराज ने कहा सभी पार्टियां पिछड़े वर्ग के लिए 60 बी फॉर्म आरक्षित करें। हाई कोर्ट ने वीआरए के समायोजन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सरकार ने हाल ही में वीआरए को रद्द कर दिया है। इसके अलावा उन्हें सरकारी नौकरियों में
समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकार की जियो को रद्द कर दिया है। जियो जारी करने से पहले शर्तों को जारी रखने के आदेश जारी किए गए हैं। अदालत ने वीआरए द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें सुनी और सरकार द्वारा जारी जियो पर अंतरिम आदेश पारित किया है। सीएम केसीआर द्वारा बड़ंगपेट नगर निगम के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर करने के बाद बीआरएस पार्टी के नेताओं ने खुशी जताई है। बड़ंगपेट गणेश मंडप से अम्बेडकर प्रतिमा तक रैली निकाली गई और अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा वे नेतृत्व में निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। विकास को देखने के लिए बेचैन विपक्षी दलों ने उनसे मंत्री पर कीचड़ उछालने की कोशिश बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा क्षेत्र के विकास के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, लेकिन विकास को रोकना ठीक नहीं है। तेलंगाना में बढ़ते शहरीकरण के साथ राज्य की 1/3 आबादी राजधानी में रहती है। वर्ष 1950 में हैदराबाद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। वर्ष 1950 तक यह संख्या 20 लाख को पार कर गई। उसके बाद अगले 15 सालों में 40 लाख से ज़्यादा हो गए। इसके बाद अगले 20 सालों में यह 80 लाख तक पहुंच गई। चालू वर्ष की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई। कभी हैदराबाद नगर निगम के अंतर्गत केवल 170 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था। हालांकि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के गठन के साथ उस क्षेत्र में वृद्धि हुई है और शहर का विस्तार 650 वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। भारी रिंग रोड पर विचार करें तो कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर होगा। हर साल लगभग 5 लाख लोग रोजगार के उद्देश्य से शहर की ओर पलायन करते हैं और यहीं स्थायी निवास स्थापित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग का अनुमान है राज्य के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों की संख्या सालाना 4,07,000 है। पड़ोसी राज्यों से पलायन करने वाले लोगों की संख्या 88,216 है। हालांकि यह मामला है विशेषज्ञों का कहना है लगातार बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ लगातार चुनौतियां और अवसर भी सामने आएंगे। हैदराबाद की 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में जहां 25% 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वही 15 से 64 साल की उम्र के लोगों की संख्या 60% से ज़्यादा है। ये सभी कामकाजी लोग हैं। कहा जा रहा है अगर इन सभी का कौशल निखार दिया जाए तो ये राज्य की आर्थिक वृद्धि और देश के विकास में अहम साबित होंगे। इन अवसरों के साथ साथ विशेषज्ञों की सलाह है आबादी के लिए पर्याप्त आवास, पानी की सुविधा, बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और सार्वजनिक परिवहन जैसी चुनौतियों से पार पाने के लिए दूरदर्शिता और योजना के साथ काम करना जरूरी है। दूसरी ओर हैदराबाद को दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में जगह मिली है। इस सूची में कुल 97 शहर ने जगह बनाई है। 3,40,000 करोड़पतियों के साथ न्यूयॉर्क शहर पहले स्थान पर है। हैदराबाद 65वें स्थान पर है। एक ही संस्था ने अपने अध्ययन में कहा हैदराबाद में कुल 11,100 करोड़पति है। लिंगोजीगुड़ा डिवीजन के ग्रीन पार्क कॉलोनी में तीज महोत्सव मनाया गया। सेवालाल एसोसिएशन कमेटी के विशेष निमंत्रण पर एलबी नगर कांग्रेस पार्टी प्रभारी मल्ल रेड्डी राम रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण सिर पर अंकुरित अनाज की टोकरी ले युवा महिलाओं का जुलूस है। आदिवासियों का मानना है देवी सेवाबाई दंडियाड़ी उत्सव का संचालन करती है और टोकरियां रखने वाली देवी स्वयं उत्सव का संचालन करती है। राम रेड्डी ने कहा तीज एक त्यौहार है जो विशेष रूप से आदिवासी तांडा में अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन लंबाड़ा बदलते समय के बावजूद अपनी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित कर रहे हैं। राम रेड्डी ने मांग की सरकार को तीज, जिसे इतनी भव्यता से मनाया जाता है, को आधिकारिक त्यौहार घोषित करना चाहिए। समाचार समाप्त होने के पूर्व मुख्य समाचार एक